नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है एक बेहद ही खास वीडियो कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर। इस वीडियो में आपको कॉरपोरेट गवर्नेंस समझाया जाएगा भारत से जुड़े बहुत ही पुरानी अच्छी कथाओं से। तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यह आरबीआई के सिलेबस के अंतर्गत आता है और इस साल इससे 8 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। तो कृपया इस वीडियो को पॉज करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शुरू करते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दो शब्द आते हैं, पहला कॉर्पोरेट जो कि कॉर्पोरेशन से आता है और दूसरा गवर्नेंस। तो आखिर यह है क्या? सबसे पहले हम गवर्नेंस को देखते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत में मुख्यतः दो कथाएं काफ़ी प्रचलित है, एक तो रामायण की और दूसरा महाभारत। ओके, तो रामायण में के जो हीरो हैं वह है राम। तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ही बोला जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब कि जिन्होंने अपनी सारी मर्यादाओं का पालन किया, मतलब उनके जीवन में रूल्स से बढ़कर कुछ नहीं था। इन्होंने अपने से भी ऊपर अपने रूल्स को रखा। वहीं अगर महाभारत में देखें तो इसके हीरो थे श्री कृष्णा। तो कृष्णा ने ऐसा नहीं है कि रूल्स को फॉलो नहीं किया, बट मुख्यतः इन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया क्योंकि जो इनके अगेंस्ट में था दुर्योधन, उसने रूल्स फॉलो किए थे। उसने, चाहे आप बोले गैम्बल में भी उन्होंने ही जीता था, यह युधिष्ठिर की गलती थी, और दूसरा जो भी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट था वो भी इनके नाम पे था। तो दुर्योधन ने यहाँ पर रूल्स फॉलो किए थे, कृष्ण ने नहीं किए थे, जिसके कारण लड़ाई हुई। और इस रामायण राम के केस में राम ने रूल्स को फॉलो किए थे जबकि रावण ने नहीं किए थे। लेकिन इन दोनों कहानियों में एक में राम जीते और दूसरे में कृष्ण। तो कारण क्या है? दूसरे क्यों हारे और यही दोनों क्यों जीते? तो भारत के गवर्नेंस में यह बोला जाता है कि वह राजा हमेशा जीतता है और वह सर्वोपरि है, जो कि ड्यूटी को सर्वोपरि मानता है। ड्यूटी मतलब वैसा काम जो कि दूसरों के लिए किया गया हो, फॉर द अदर्स। तो रामायण के केस में आप जानते हैं कि राम राज्य था तो लोगों को सर्वोपरि रखा जाता था। वहीं महाभारत में भी कुछ ऐसा ही था, श्री कृष्ण ने जो भी किया वह दूसरों के लिए था, खुद के लिए नहीं था। जबकि रावण ने जो किया वह खुद के लिए था और वहीं दुर्योधन ने भी जो खुद किया वह उसके खुद की स्वार्थ के लिए था। तो भारत की गवर्नेंस से एक बात स्पष्ट है कि भारत की गवर्नेंस उसे वरीयता देती है, उसे ही सही मानती है जो कि दूसरे के लिए किया गया हो, दूसरे के हित में जो कार्य किया गया हो। दोस्तों, अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट कहाँ से आता है? तो यह शब्द कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन से आता है। भारत में जब अलेक्जेंडर आया दुनिया को जीतने के बाद, दुनिया जीतने के दौरान भारत में अलेक्जेंडर आया तो उसने देखा, उसकी मुलाकात एक इंडियन से हुई और वह इंडियन जमीन पर बैठकर तारे को देख रहा था। तो अलेक्जेंडर पूछता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो? तो वह बोलता है मैं तारे देख रहा हूँ। तो वह हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों, तुम अपना लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो यह उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो अलेक्जेंडर बोलता है कि मैं दुनिया कनकर कर रहा हूँ, आई एम कनकरिंग द वर्ल्ड। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक इंडियन माइंडसेट है और दूसरा, चूंकि अलेक्जेंडर एक यूरोपियन था तो आप बोल सकते हैं ग्रीक माइंडसेट है। तो आखिर इस दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके संदर्भ में अगर देखें, अलेक्जेंडर के नज़रों में इसका जीवन बर्बाद था और इसके नज़रों में इसका जीवन बर्बाद था। तो आखिर इसमें छुपा क्या है, इसको जरा हम देखते हैं। इसमें बेसिकली बातें क्या है कि एक तरफ हम ग्रीक को रखते हैं, ग्रीक फिलोसफी अलेक्जेंडर, और दूसरा इस इंडियन पर्सन को जिसे अलेक्जेंडर की बात हुई। तो होता दरअसल यह है कि ग्रीक में एक कंसेप्ट है एक जीवन का, यू ओनली लिव वंस। तो इसमें है क्या कि आप बस एक बार जीते हैं, और हिंदुइज्म में क्या है कि आप काफ़ी दफ़ा जीते हैं, आप अनंत बार जीते हैं। तो इनका जो लाइफ का गोल होता है वह होता है कि आपको अचीवमेंट्स गेन करना है, क्योंकि अब तो इन्हें पता है कि बस एक ही दफ़ा जिएंगे। तो इनके जो लाइफ का डिनोमिनेटर बन जाता है वह है एक। तो इनके लाइफ का डिनोमिनेटर एक हो गया और भारतीयों के लाइफ के डिनोमिनेटर इन्फिनिटिव हो गए। तो इनके जो लाइफ का टोटल वैल्यू अब आता है, चूँकि डिनोमिनेशन 1 है, तो जो भी काम यह करेंगे वो समेशन ऑफ जो भी अपने जीवन में करेंगे वो होगा। तो इनका पूरा फोकस हो जाता है अचीवमेंट्स पे। ओके, फोकस अचीवमेंट हो जाता है। वहीं भारतीयों की नज़र में आप कुछ भी करो तो चूंकि आपके पास आप अनंत बार आप जाओगे आओगे जाओगे आओगे, तो टोटल वैल्यू एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी आपको पता है मैथमेटिक्स के हिसाब से 0 हो जाता है। तो है क्या कि फिर हम क्या करें? तो होता क्या है कि इनका है कि अचीवमेंट बस करना है, किसी तरह कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव करनी है। और भारतीयों का क्या है कि फिगर आउट करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि वाई आर यू डूइंग एंड व्हाट आर यू डूइंग। तो एक तो है कि ग्रीक से निकलता है सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो हमेशा अर्जेंसी में रहते हैं क्योंकि उनको लगता है बस एक ही जीवन है, जो करना है करना है। जबकि भारतीय माइंडसेट के हिसाब से यह फिगर आउट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, पूरी तरह से इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और यह निकाल कर लाते हैं ग्रोथ। तो भारत के दृष्टिकोण से सब कुछ ग्रोथ पे टिका है। तो आखिर भारत के नज़र में कॉरपोरेशन का अर्थ क्या है? तो भारत नज़र में पर्पस ऑफ कॉरपोरेशन है ग्रोथ। और तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ बेसिकली है टेंजिबल, बोले टेंजिबल थिंग्स, इमोशनल
और इंटेलेक्चुअल। ठीक है दोस्तों, तो भारत के संदर्भ में ग्रोथ का मतलब यही है, और इसको क्यूमुलेटिव टर्म में हम बोलते हैं टू क्रिएट हैप्पीनेस। आप समझ रहे होंगे कि आखिर कैसे यह हैप्पीनेस हुआ। आप सोच लो, आपको कोई बोलता है कि आप काफ़ी मोटे हो गए हो या फिर आपका बाल झड़ गया है, तो बेसिकली आप दो इंसान के रूप में वहाँ पे इमोशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आपको इमोशनली चोट पहुँची तो आप दुखी हो गए। वहीं दूसरी तरफ आपकी किसी ने काफ़ी तारीफ कर दी तो आप खुद को एम्पावर्ड फील करते हो। उसी तरह आप मटेरियल वेल्थ तो आप जानते ही हो, और यह हो गया इंटेलेक्चुअल। तो भारत में इन तीनों के लिए एक सिंबोलिज्म है, वह है लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हो LSD। तो लक्ष्मी रिलेटेड है वेल्थ से, टेंजिबल वेल्थ से, मटेरियल वेल्थ से। वहीं सरस्वती रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल वेल्थ से, और दुर्गा रिलेटेड है इमोशनल वेल्थ से। दोस्तों, तो भारत में बेसिकली पर्पस ऑफ कॉर्पोरेशन क्या है? टू क्रिएट हैप्पीनेस, ओके, और गॉडनेस का मतलब है फॉर अदर्स। ओके, आप समझ पा रहे हो, दूसरों के लिए हैप्पीनेस क्रिएट करना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब भारत में है कि दूसरों को आप खुश किस तरह कर पाते हो, बेसिकली यही है। तो आज के संदर्भ में अब बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो इससे बढ़ते बढ़ते हुआ यह कि बीच में जब USSR का विघटन हुआ, कोलैप्स हुआ USSR, और WTO जब मीन्स आया। WTO का आपको पता है, WTO बेसिकली एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका ग्लोबल रूल है कि दो नेशन किस तरह ट्रेड करती है उसके ऊपर। तो इन सब के कोलैप्स के बाद लोगों को समझ में आई, बेसिकली USSR के कोलैप्स के बाद, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होना जरूरी है। तो इसके बाद 1992 में एक एड्रियन कैडबरी कमेटी बना था, वही कैडबरी जिसके चॉकलेट्स आप लोग खाते हो। तो उस कमेटी के अंतर्गत पहली बार एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह से होना चाहिए ग्लोबल लेवल पे। तभी भारत में 1991 में आपको पता है LPG आया था। तो लिबरलाइजेशन आने के बाद बहुत तरह के स्कैम्स हुए, जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारीख स्कैम, या फिर UTI स्कैम। तो इतने स्कैम्स को देखने के बाद भारत सरकार समझ गई कि बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं, सब कुछ ग्रीड और मनी पे चल रहा है, और इसके कारण इवेंचुअली पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि भारत को समझ में आ गया कि हमें भी ग्लोबल कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। इसके कारण क्या हुआ कि जब भी कोई कंपनी की लिस्टिंग होती है तो एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन होता है। जैसे कोई कंपनी है अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट जब करती है तो एक पूरा लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है। उसके तहत बहुत ही क्लॉज बनाए गए, और वह एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि काफ़ी सारी कमिटीज़ धीरे धीरे आई, फिर अंततः वह जाके हुआ। तो उनमें मुख्यतः कमेटी कौन कौन कैसे कैसे आई वो आपको बताऊं। तो सबसे पहले आया CII। यह 1998 में आया, राहुल बजाज इसके हेड थे, और इसमें बेसिकली यह बोला गया कि इसमें यह वॉलंटरी कमेटी था, और इसमें बेसिकली लिस्टेड एग्रीमेंट पे ही बातचीत हुई। फिर आया कुमार मंगलम बिरला कमेटी 1999 में, और यह सेबी के द्वारा लाया गया। सेबी का 1992 में गठन हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि जितने भी शॉर्टकमिंग्स फाउंड किए गए थे स्टॉक एक्सचेंज में फंक्शनिंग के दौरान, उसको काउंटर करने के लिए और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। तो दरअसल KM बिरला जो कमीशन है यह आया, तो इसने क्लॉज 49 को इंट्रोड्यूस किया। क्लॉज 49 पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। इसके तहत और भी चीज़ें हुई। एक तो ये हो गया, दूसरा यह बोला गया कि सभी कंपनी जब अपना एनुअल रिपोर्ट निकालेगी तो उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी चीज़ें बातें कही जाएगी। और दूसरा एक ऑडिट कमेटी की बातें कही गई कि मिनिमम हर एक 3 महीने बाद कंपनियां मिलेगी और ऑडिट करेगी। फिर आया भारत में कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2000। बेसिकली इसमें यह पुश किया गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, ताकि यह भारत में पूरी तरह लागू हो पाए। तो जब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्ट 2000 आया तो भारत सरकार भी काफ़ी सजग हो गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने फिर नरेश चंद्रा कमेटी बनाया 2002 में। नरेश चंद्रा कमेटी ने क्या किया, इसने बहुत सारी बातें बोली, जिसमें मुख्यतः यह था कि एक तो उसी टाइम के आसपास ऐसा हुआ था वर्ल्ड में कि एनरॉन डिबेकल आया था, जिसके कारण बहुत सारी कंपनियां अचानक से डूब गई थी, जैसे जीरोक्स वगैरह। उसमें क्या था कि ऑडिटर और क्लाइंट के रूप में रिलेशनशिप देखा गया था, ऑडिटर और कॉर्पोरेट क्लाइंट के बीच में 60 गांठ देखा गया था, जिसको बोलते हैं हम लोग हैंड इन ग्लव रिलेशनशिप। तो एनरोल डिबेकल के बाद एक कमेटी बनी थी, सेरबेंस-ऑक्सली एक्ट। उसके तहत क्या हुआ था कि ऑडिटर में काफ़ी सुधार किए गए थे। तो नरेश चंद्रा कमेटी में भी इसी पे काफ़ी ध्यान दिया गया और ऑडिटर क्लाइंट रिलेशनशिप को काफ़ी सुधारा गया। और भी कुछ बातें थी नरेश चंद्रा कमेटी में, वह यह था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिनिमम 50% होंगे, और मिनिमम बोर्ड साइज भी गठन किया गया। मिनिमम बोर्ड साइज रखा गया 7। अगर 7 बोर्ड साइज होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर मिनिमम 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं तो 3 डायरेक्टर्स होंगे। दोस्तों फिर इसके बाद 2003 में बना नारायण मूर्ति कमेटी। नारायण मूर्ति कमेटी ने क्लॉज 49 जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसको इनकॉर्पोरेट करवाया, और
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फिर विसल ब्लोवर्स जो होते हैं, जो किसी बात के बारे में काफ़ी मीन्स विसल ब्लोवर जानते ही होंगे, उसको भी इन्होंने काफ़ी एम्पावर किया। फिर जे ईरानी कमेटी आई और फिर उदय कोटक कमेटी सेबी के द्वारा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसे अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो यह सारी बातें थी। तो इतनी बातें दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो भी आए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे जिसके तहत आप आरबीआई में अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। आप हमारे प्रीमियम कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी टेक्निकल चीज़ें बताई जाती है और उसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन टोटल इंग्लिश होता है, ऑन इंग्लिश होता है, कोई हिंदी वगैरह वहाँ पे नहीं होती है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर से मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। आप जरूर कमेंट करना आपको इस वीडियो में मज़ा आया या फिर नहीं। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपके साथ पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।